सभी को जय श्री माता जी। जय जय श्री श्री माता जी माता जी भैया। बहन। जय श्री माता जी। ये हमारे जीवन में अक्सर हो जाता है कि हम कुछ करने जा रहे होते हैं, अचानक कोई आ जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि मन में लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा पर्सन होता है, आप उसे ना तो अवॉइड कर सकते, ना उसे वापस भेज सकते, और ना ही उससे कुछ कह सकते, ना ही उसे अपनी परेशानी बता सकते। तो अंदर एक बड़ा रिटेलिएशन सा पैदा होता है। ओहो, इस वक्त क्यों आ गया कोई? हमारा तो प्रोग्राम शुरू होने वाला था, हमें तो निकलना था, हमें तो कहीं जाना था, पहले से ही लेट है, हमारी तो ट्रेन निकलने वाली है। अक्सर हम सबके जीवन में ऐसा होता है। लेकिन कभी बारीकी से चिंतन करके देखा कि सडनली यदि कोई आया है, क्या वो हमारे अहित में आया है? चिंतन करने की जरूरत है, ध्यान से, बिल्कुल शांत भाव से। बहुत से सहजी तो फिर ये कहना शुरू कर देंगे, ओहो कोई निगेटिविटी आ गई, बाधा आ गई, बाधा, हमारे कार्यक्रम में अड़चन आने के लिए बाधा आ गई है ये। कुछ सहजी ऐसा भी कह देते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों मानते हैं कि अचानक कोई आ गया, बड़ी दिक्कत हो गई, ये हो गया, फलाना ढिमाका? क्योंकि हम एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जी रहे हैं। हमने एक सेट कर रखा है कि भैया मेडिटेशन का टाइम है, इस वक्त कोई नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो हमारे अंदर एकदम रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे और फिर बहुत खराब लगेगा। प्री कंसीव्ड यानी कि हमने पहले से ही पूर्व निर्धारित कर रखे हैं, हमने कुछ सोचे कि भाई इस वक्त कोई डिस्टर्ब ना करे हमें। ठीक है, नॉर्मल वे में ये बिल्कुल जेन्यून है कि भाई ठीक है, कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हमारा एक टाइम होता है काम करने का, या हमारा रिलेशन का, या हम कहते हैं हमारा मेडिटेशन का, ये सेशन का। लेकिन फिर भी कोई आ जाता है, तो क्या हम ये चिंतन कर पाते हैं कि अरे भाई कोई बात नहीं, आ गया तो परमेश्वरी ने भेजा होगा, कुछ रही होगी वजह? अगर बस आप इतना भर मान लें, या हृदय में भाव मान लें कि अच्छा परमेश्वरी की इच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सूक्ष्मता में जाके देखेंगे, हो सकता है परमेश्वरी की निगाह में कोई ऐसी सोल को उन्होंने भेजा हो जिसे कनेक्शन की जरूरत है, कनेक्शन स्टेब्लिश करने की जरूरत है जिसकी। और ये टाइम है हमारा मेडिटेटिव सोल्स का, या एक कलेक्टिव का। और इस वक्त एनर्जी फील्ड बहुत अच्छे स्तर पे डेवलप हुआ हुआ है, क्योंकि सबके अटेंशन है कि भाई अब मेडिटेशन शुरू होने वाला है, और शुरू नहीं हो रहा है। तो सबका फोकस तो सीधा सीधा जसलीन के पास ही पहुंच गया, और जसलीन के पास से वो फोकस कहाँ जाएगा? इनडायरेक्टली जो आया है उस तक पहुंचेगा। अब हो सकता है जसलीन के पास कोई आने वाला हो, उसको हानि पहुंचाने वाला इंसान हो, जो जसलीन को नुकसान पहुंचा सकता है, और हम सबका अटेंशन जसलीन के साथ है। तो उसकी नुकसान पहचाने की भी अगर कोई इरादा भी होगा, तो ये एनर्जी फील्ड उसके इरादे को बदल सकता है। और हो सकता है कोई डिजायर्ड सोल आई हो, जो सदियों से प्रतीक्षा कर रही हो कब मेरी कुंडली जागृत हो, वो भी आ सकती है ऐसी सोल भी। तो हम सबका एक कलेक्टिव का फोकस है, इतना जबरदस्त एनर्जी फील्ड है, तो उसको फिनिशिंग टच चाहिए हो। खाली जरूरी नहीं वो सहयोग को अपनाए, लेकिन उसे फिनिशिंग टच भी चाहिए हो सकता है। तीसरा, अभी तो चलो ये सेशन शुरू होना है, मान लीजिए जसलीन ने कहीं जाना है अभी स्कूटी उठा के, सडनली कोई आ गया, बहुत अर्जेंट जाना है, लेकिन फिर भी 10 मिनट निकल गए। तो जो 10 मिनट है, परमेश्वरी ने डिले किया। किस लिए? कई रीजन हो सकते हैं डिले करने के। हो सकता है स्कूटी का एक्सीडेंट होना हो उस काल में, हो सकता है उस वक्त ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ हो कि खाम खा जसलीन जाके फंस जाएगी, तो इससे पहले किसी को भेज के थोड़ा डिले करा दो इसको।
ढेर सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। हमको इतना ज्यादा एनालिसिस करने की जगह हम एक सरल भाषा में एक भाव मान लें, जिस विधि राखे माँ उस विधि रहिए, सारी समस्या खत्म। उसी क्षण सारे नोशन पोषण सब हवा हवाई हो जाते हैं। और ये सत्य है जो मैंने बोला। कितनी बार ऐसा होता है, लेकिन हम इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। कोई जरूरत नहीं है, बस शांत रहिए। अगर आप अपने हृदय और सहस्त्रार में कनेक्टेड रहेंगे और हृदय में फोकस रहेगा, तो सामने वाला जो आया है या अचानक डिले हुआ है उसका रीजन भी आपको 2-3 मिनट में समझ में आ जाएगा। और बाद में आपके अंदर से आएगा, अच्छा हुआ श्री माता जी डिले हो गया, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये एक समाधान हमारे जीवन में होना चाहिए। और एक छोटा सा उदाहरण तो आज का था खाली, लेकिन ये समाधान हमारी डे टू डे लाइफ में हर चीज के लिए होना चाहिए। पेशेंस। आखिर पेशेंस की जरूरत किस चीज के लिए है? इसी भाव के लिए पेशेंस की जरूरत है, या कहें यदि ये भाव आ गया तो पेशेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। और पेशेंस रखेंगे तो ये भाव डेवलप हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। कोई सा भी एक अपने पास रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली एक के साथ दो फ्री के स्लोगन पे आपके पास पहुंचेगा। और फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अरे जो होता उसकी मर्जी से होता। अब ये जो जल्दी किसको होती है, किसको है जल्दी हर चीज की? कभी गौर किया? हमारे अंदर कौन है ऐसा जिसे हर चीज एकदम जल्दी चाहिए? क्या कहावत सुनी है, जल्दी का काम शैतान। शैतान का? अब माइंड हमारा हमें रश करवाता है। हाँ, क्योंकि वो डेटा पड़ा है ना, हमने पहले कंसीव कर रखे हैं कुछ थॉट्स अपने आप ही। हमने कुछ एक धारणा बना के पहले से ही बैठे हुए हैं। तो उसके कारण प्रेशर आ रहा है हमारे पे। हम चूंकि उसके कब्जे में हैं तो हमारे पे इतना प्रेशर बढ़ गया, अरे 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 ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमाका, ऐसा हो जाएगा वैसा। इतनी देर में तो 1,000 विचार आ जाते हैं। देखा है? एंग्जाइटी हो जाएगी, फिर शरीर कांपना शुरू कर देगा, दिल धड़कना शुरू हो जाएगा। एंग्जाइटी। और जैसे खत्म होगी तो फिर डिप्रेशन आ जाएगा। अब डिप्रेशन आ गया, या तो एंग्जाइटी है या फिर डिप्रेशन है। तो दो ही चीजों में झूलता हुआ मानव अपने इस जीवन को कैसे जी रहा है, मुझे तो बड़ा तरस आता है कई बार लोगों पे। जब मैं चारों तरफ देखता हूँ ना, आई फील पिटी फॉर देम, कि कितने दुर्दशा करके बैठे हैं भाई ये लोग तो। हैं, हर समय कुछ ना कुछ उल्टा ही सोचते हैं। अब उल्टा सोचने की कहाँ से आ रही है सोच? कभी याद किया, गौर किया कभी? ये उल्टी सोच आती कहाँ से है? कौन देता है हमारे अंदर ये उल्टी सीधी सोच, निगेटिव सोच? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कंडीशन माइंड। माइंड क्यों दे रहा है? कंडीशनिंग। डेटा फेड है इसमें। हाँ, टेक्निकली तो हम कहेंगे डेटा, लेकिन रियलिटी क्या है इस डेटा के पीछे? कंडीशनिंग। का कंडीशनिंग भी है, लेकिन कंडीशनिंग का भी, कंडीशनिंग डेवलप हुई इसका भी एक रीजन है ना। इट्स ए बिग रीजन बिहाइंड इट, कि कंडीशनिंग पड़ क्यों रही है आखिर? फियर है। हाँ, फियर है। फियर दे डर कौन? है। हाँ। पूजा कौन दे रहा है फियर? माइंड। ना ना, थोड़ा सा और ऊपर उठो, देखो आ जाएगा, पता लग जाएगा। जरा सा और ऊपर, इससे ऊपर उठो। इस्लाम कहता है एक आदम के साथ 8 शैतान पैदा होते हैं। यानी कि एक मानव जन्म लेता है तो 8 शैतान उसके साथ जन्म लेते हैं। पता है, मैं पहले एक बार प्रियंका से भी कही थी, मैंने कहा हमें पहले पॉजिटिव थॉट क्यों नहीं आता, हम हमेशा एग्जैक्टली पहले सोचते हैं। या हम सेल्फ मोटिवेटेड कब होंगे?
हम सेल्फ बिलीफ में कब बिलीव करेंगे? पहले हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं? ये क्या ऐसे होता क्यों है? आंसर नहीं मिला हम दोनों को, बट बहुत पहले की बात है, यही चल रहा था कि हम एकदम से पॉजिटिव क्यों नहीं होते। शैतान को भेजा किसने और क्यों भेजा, कभी गौर किया? शैतान किन लोगों पर हावी होता है? हैं जसलीन? शैतान किन लोगों पे हावी होता है? हाँ, जो मतलब एक बात सोच तो तय करते है कि जिन पे हावी होता है उनको नेगेटिव थॉट आते हैं। क्लू दे दिया मैंने। हैं, जो ज्यादा सोचते हैं और इनका सोच। हार्ट वीक, जो जो लोग प्रायर होते हैं। जो लोग जिनको इच्छा और अपेक्षाएं ज्यादा रहती हैं जिनसे। एग्जैक्ट एग्जैक्टली, या सीधे भाषा में कहें, दोज हु आर अटैच दे गेट नेगेटिव थॉट्स। इक्वेशन सॉल्व। एक इक्वेशन सॉल्व हो गई। ये जो लोग अटैच हैं उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। किसी डिटैच पर्सन से पूछना, अरे ये हो गया, अब क्या सोच रहे हो? कहेगा कुछ नहीं, देखेंगे क्या होगा। नेगेटिव थॉट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो अटैच ही नहीं है किसी सिचुएशन से। अगर कोई सोच आ गई है वो उससे भी अटैच नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया ये हो जाएगा, उससे भी अटैच नहीं है। वो तो किसी चीज से अटैच है नहीं, वो प्रेजेंट में है। वो प्रेजेंट में तो कहेगा ठीक है भाई, जो होगा देख लेंगे। So it is clear that those who are attached in worldly affairs, they get hundreds of negative thoughts spontaneously, और कहें ऑटोमेटिकली। स्पॉन्टेनियस वर्ड्स तो अप्रोप्रिएट नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक सेटअप है, ऑटोमेशन है इसके अंदर। स्पॉन्टेनिटी इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन ऑटोमेशन एक सर्टेनिटी, सर्टेन चीजों के लिए ऑटोमेशन होता है। इसके पीछे है शैतान। वो ह्यूमन की अवेयरनेस को हमेशा डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। सोल्स ऑफ ह्यूमन गाइड्स ह्यूमंस अवेयरनेस टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। बट ये जो डेविल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेविल्स आर देयर इनटू ह्यूमंस आज्ञा चक्र, आज्ञा। दे मिसलीड, दे मिसगाइड। इस कारण से आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिकॉज यू आर डोमिनेटेड बाय द डेविल्स। बिफोर दैट you are being dominated by your mind. When devils see, when these devils see that you are being dominated by your mind, they get the chance. They comes automatically, and now they start ruling your awareness, controlling your awareness. So they give negative thoughts. So, and what happens after this dominance? Brain always fights with the devil's influence, because brain is designed to perceive truth. Brain is designed to perceive truth only. So it starts fighting with the devils. When our brain sees that our awareness is also being dominated by the devils or by the mind, then it has some problem. Then our brain has some problem in defensive mode. It starts releasing toxins into biological unit.
when brain understands this unit is being dominated by the devils, by the mind, then it starts destroying process of this biological unit. Though it may take time, it may take time to several years, but it starts the process of destroying biological unit. At this stage, now our brain becomes the biggest enemy. But it wants to save our soul. यहां पे भी इसका खेल है। वो कहता है भैया ये जीवात्मा को बचाना मेरा काम है, शरीर को छोड़ो, शरीर को तो बेकार कर दूंगा। जीवात्मा दूसरा शरीर ले लेगी, पर ये शरीर बेकार है क्योंकि इस पे तो माइंड का डोमिनेंस है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ डिजीजेस। क्लियर? अब सहज ही कहेंगे, वो तो सहज युग में सब डिजीज चली जाती हैं। हाँ, अगर किसी सहजी के सर पर डेविल्स का साया है बैठा हुआ, तो कितनी क्लियरिंग कर ले, कितनी क्लियरिंग कर ले, टेम्परेरी रिलीफ होगा, परमानेंटली डिजीज नहीं जाएगी। परमानेंट डिजीज तब जाएगी जब अवेयरनेस पे से डेविल्स का साया हटेगा, जब चेतना शैतान के पास से मुक्त होगी, तभी जाकर ये घटनाक्रम बनेगा कि बीमारी जाएगी, वरना जा ही नहीं सकती। ये भी एक समस्या है। अब कर्म कांड करे पड़े हैं, याद कर लो 20-20 साल हो जाते हैं कर्म कांड करे पड़े हैं, ठीक तो होते नहीं। हाँ, मैं गारंटी नहीं ले रहा इस बात की कि भाई 100% ठीक हो जाओगे, पर मुझे पता है ये बात, जब तक अवेयरनेस डोमिनेटेड है माइंड के अंडर में, माइंड के कंट्रोल में है, तो ठीक नहीं हो सकता, कोई नहीं ठीक हो सकता। कुछ ना कुछ शरीर में बीमारी लगी रहेगी। जब ये फ्री हो जाएगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप डिजीज फ्री होते जा रहे हो, क्योंकि अब ब्रेन को बायोलॉजिकल यूनिट को डिस्ट्रॉय करने की नीड नहीं रही। Our brain is capable to activate 100 kinds of dynamites which are already fixed into our biological unit. Dynamites. अगर कोई नहीं समझता तो ये धीरे धीरे डायनामाइट एक्टिवेट होकर काम करना शुरू कर देते हैं। अब करा क्या जाए भाई? हमें कैसे पता लगा हमारे सर पे शैतान आ गए? इसका सीधा आंसर है, निगेटिव थॉट आ रहे हैं, 100% डेविल्स हैं। क्लियर? पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं, 100% डेटीज आपके साथ खड़े हुए हैं। थॉट लेसनेस आ गई है, 100% मां आदि शक्ति आपके साथ है। थॉट फ्री स्टेट आ गई है, अब तो भोलेनाथ भी साथ आ गए आपके। लेकिन अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो भाई थोड़ा सा ध्यान दे दो, डेविल्स आर वर्किंग बिहाइंड इट। ठीक है, आप पोजेशन नहीं है, बट दे आर देयर। आपकी अवेयरनेस पे उनका इन्फ्लुएंस है। अब कोई मरगिल्ला सा सहजी कहेगा नहीं नहीं श्रीमाता जी परीक्षा ले रही है, ठीक है, अपने आप को संतुष्ट कर लो ये कह के कि परीक्षा ले रही है। अरे माँ को परीक्षा लेने की क्या जरूरत है भाई हमारे से? वो तो आप अपने लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हो, आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपने डेविल्स का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो रहा है, आप उसे हटा नहीं पा रहे हो। आपने कह दिया माँ परीक्षा ले रही है, चलो हमने भी मान लिया, आपको खुश कर देते हैं, परीक्षा ले रही है।
पर दिस स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ, इसे आई कैन कैटेगराइज दिस स्टेटमेंट एज एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट। देखो नया वर्ड मैंने दिया है, बुरा मत मानना जसलीन, नया वर्ड मैंने दे दिया है ऑक्सफोर्ड वालों को। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी दे सकता हूं, मैं उनके कहने से नहीं चलूंगा। हेल विद द एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी और ये सब हमें नहीं लेना देना, हम अपने वर्ड्स अपने आप इजाद करेंगे। तो ये समझने की जरूरत है कि ये चीज खेल चालू हो गया है, आपको तुरंत समझ जाना, एकदम अलर्ट हो जाओ। नेगेटिव थॉट का मतलब डेविल्स वर्कशॉप। क्लियर? क्लियर? अगर आपको ये समाधान आ गया तो आप उसे चलने ही नहीं देने के आगे, लेकिन ना भाई मैं तो छोड़ देती हूँ श्रीमाता जी पे। नेगेटिव सोचने से अच्छा है तुरंत छोड़ दो, झंझट ही खत्म। अब जैसे ही आपने माँ पे छोड़ा, बेचारे डेविल की हालत पतली। अब माँ का सामना डेविल कैसे करेगा, वो तो एकदम हवा हो जाएगा। जिन्न होता है ना, अभी था अभी गायब, जिन्न की तरह गायब। तो ये बात समझने की है। निगेटिव थॉट का मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ द डेविल ऑन योर अवेयरनेस। डिलीट मारो, 1 मिनट में डिलीट मारो इसे, न्यूट्रल में आ जाओ बस। नो थॉट स्टेट में स्टेब्लिश हो जाओ, झंझट ही खत्म हो जाएगा। अब आप देखो ना, माता अपने बच्चे को बाहर भेज रही है पढ़ने, 10th क्लास का बच्चा है, हॉस्टल में जा रहा है, टेंशन हो रही है ये फंस ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पेरेंट्स को चिंता होती है, आई नो दैट, बट वो चिंता आ किस लिए रही है, बस ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पूरी रचना की मल्लिका अपने सिंहासन पर, आप शस्त्रारूपी सिंहासन पर आसीन है, आप कैसे चिंता कर सकते हो? हाउ कैन यू फील वरीड? हाउ कैन यू बी वरीड? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मल्लिका एक कायनात इज देयर एट योर शस्त्रारा एंड योर सेंट्रल हार्ट। तो वरी की जगह है कहाँ? Point to be noted what I am going to say now. When you are worrying, right at that time, your connection has been disconnected for some time, for few seconds, for minutes. कनेक्टिविटी है तो वरी का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता वरी का, कनेक्टेड हो तो। अगर कनेक्टेड नहीं हो तो वरी के वर्लपूल में, वरी का वर्लपूल आपकी चेतना को निगलता जा रहा है। whirlpool of worries is engulfing your awareness, and now you are frightened completely. अगर ये बात समझ आ गई, छोड़ दो तुरंत। माँ आप देख लेना, बच्चा मेरा थोड़ी है, आप ही का ही तो है। आपने तो देखभाल करने के लिए दिया है मुझे, कि इसका खाना पीना पढ़ना लिखने का ध्यान रखूं, बट इट बट दिस इज योर चाइल्ड, नॉट माई चाइल्ड। फिनिश। अब देखें शैतान क्या कर लेंगे। जिसे सरेंडर कर दिया वो शैतान तो बेचारों की हवा खराब है, भाई इसके पास मत जाना, जल के भस्म हो जाओगे। ये तो समर्पित कर देता है हर चीज, इसके आसपास तो समर्पण की अग्नि दहक रही है, इसके चारों तरफ समर्पण की अग्नि प्रज्वलित है, दहक रही है। इसके आसपास कई कई मीटर, कई कई किलोमीटर तक मत जाना, जल के भस्म हो जाओगे। तो दिस इज द पावर ऑफ सरेंडर, दिस इज द पावर ऑफ सरेंडर। मीन्स you are surrounded with a
बिग ब्लेज ऑफ डिवाइन फायर, जो आसपास फटकने भी नहीं दे किसी को। आपके ऑरा में, आपके ऑरा के चारों तरफ वो दिव्य अग्नि प्रज्वलित है, जो सारे ऐसे एलिमेंट को जलाकर क्षण में भस्म कर सकती है। आपने कई बार देखा है जब आसपास बंदर आ जाते हैं आपके, और आप डरते हो, फिर और गुड़कते हैं वो, आप सीधे खड़े हो जाओ, बंदर को भी समझ में आ जाएगा भाई तेरा यहाँ चलेगा नहीं कोई रौब वौब, ये डर ही नहीं रहा, ना ये भाग रहा ना डर रहा, वो भी बेचारा चल देता है मुंह उठा के वापस कि भाई यहाँ नहीं घुड़कूंगा मैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ऐसी तैसी कर दे, ये इसे तो डर तो लग ही नहीं रहा। बंदर घुड़कता ही टेस्ट करने के लिए है। जैसे उसने खौं करा, आप डर गए, तो कहा आ गया मुर्गा, अब इसे मैं और डराऊंगा, इसे भगाऊंगा भी अब मैं। और आप बस उसकी तरफ सीधे देख रहे हो, दो चार बार कान ऊपर नीचे करेगा, फिर चल देगा भाई यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी। तो ऐसे ही जब आप सरेंडर की जो एक फायर है आपके ऑरा के चारों तरफ जल रही है, कोई एंटर नहीं कर सकता, नो वन कैन एंटर, नेवर। तो इसीलिए शिव माता जी ने कहा, जिनके माइंड बहुत चलते हैं भैया बंधन बंधन लगा लो, क्योंकि बंधन तुम्हें प्रोटेक्ट कर देगा। तुम तो प्रोन हो, आठों के आठों शैतान आके तुम्हारी खोपड़ी पे विराजेंगे, तो बंधन लगा लो कम से कम, शैतान मेरी शक्ति के आगे शैतान नहीं घुसने का। तो बंधन लगाने पे बड़ा विवाद करते हैं भाई सब लोग, मेरे से कहते हैं, मेरे नाम पे बहुत से सहजी कहते हैं मैं मना करता हूं बंधन लगाने को भी, मैं किसी को मना नहीं करता हूं, मैं एक लॉजिक की बात करता हूं। अगर आपके सहस्त्रार हार्ट में माँ की ऊर्जा झंझना रही है, तो यहाँ बंधन की नीड नहीं है, क्योंकि शी इज देयर ऑलरेडी। और अगर आप निगेटिव थॉट से ग्रसित रहने वाले हो, तो चुपचाप बंधन लगा लो बिना किसी से कहे, 25 बार भी लगा सकते हो, 36 बार भी, आपकी मर्जी है। पर अगर आप रियलाइज करते हो अरे मलिकाए इस कायनात सहस्त्रार पे विराजी हैं, तो फिर किसकी हिम्मत है, किसकी मौत आई है जो आसपास फटकेगा आपके। तो फिर यहाँ पे इसकी नीड समाप्त हो जाती है। इट इज ए लॉजिकल एनालिसिस, पूरी तरह टेक्निकल एनालिसिस है समझने के लिए। एंड यू नो, यू नो ऑटोमेटिकली कि भाई है या नहीं, मल्लिकाए शस्त्रार शस्त्रार पे है या नहीं, या आप जानते हो कब होती हैं कब नहीं होती हैं। तो इसमें एक चीज ये भी है कि भैया जब ना मिले, लापता सी दिखे, तो लगा लो। फिर एक तीसरी चीज और है भैया, वो थोड़ी सी खतरे वाली है, जो मैं अपनाता हूँ। मेरे को चक्कर में फॉलो मत करना इस चीज को, मैं तो अपना शेयरिंग करता हूँ। मैं एक ट्रिक खेलता हूँ माँ आदि शक्ति के साथ में। आई एम सॉरी, मैं कान पे हाथ लगा रहा हूँ, ये ट्रिक माँ के साथ मैं तो एक मजाक में कह रहा हूँ। और जो ये सुन रही है मेरे अंदर बैठी हुई और शस्त्रार पे, जानती है मैं क्या कहने वाला हूँ। मान लो किसी वजह से मेरे को लग रहा है कि भैया कुछ हो नहीं रहा, सर पे माँ नहीं है, तो मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूंगा, भैया तेरी बच्चा हूं, तू देख ले क्या करना है मेरा। तो माँ को चिंता हो जाती है, ये तो लापरवाह है भाई, मैं आ जाऊं भैया इसकी सुरक्षा करने के लिए। तो यहाँ थोड़ी सी एक ये ट्रिक भी है। जो लापरवाह बच्चे होते हैं ना, माँ उनका ज्यादा ध्यान रखती है ध्यान देना इस बात पे। सो आई एम वन ऑफ देम, केयरलेस, एकदम लेजी, कोई सहज की कुछ चीज कर ही नहीं जाती मेरे से, आलसी हूं परले नंबर का एक। तो इसलिए माँ को ज्यादा चिंता होती है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, थोड़ा आलसी बन जाओ, अपने आप ध्यान रखेंगी। पर इसके साथ एक चीज तो एक्सेप्टेड है श्री माता जी को, पर ये एक्सेप्टेड नहीं है कि आप नाजायज फायदा फायदा उठाओ इस चीज का। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है आपने तो इसका एक वो सिस्टम ही बना दिया। सजग रहने की जरूरत है।
अब जैसे होता है ना, एक बच्चा कह रहा है माँ मैं अब उठ नहीं पाऊंगा, मैं तो लेटा हूँ। माँ कहेगी अच्छा चल मैं बिस्तर पे तेरे खाना पहुंचा देती हूँ। पर अगर हम रोज ही ऐसी हरकतें करने लगे तो कहेंगे अच्छा अब तू भूखा रह, छुट्टी, अब तू खुद खा, कमा और खुद खा, मैं नहीं केयर करती। फिर माँ ऐसी भी हो जाती है। पर ये फॉर ए वाइल, जैसे कि कभी कभार वाली बात ठीक है इसमें। और जब आप, इससे भी बड़ी चीज क्या है, जब आपने पूरे अस्तित्व को सरेंडर कर देते हो दिल से, फिर आपको वास्तव में किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं। और उस जगह पर फिर नेगेटिव थॉट्स का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता। मैंने जैसे कहा ना, सरेंडर की जो एक पवित्र अग्नि आपके चारों तरफ दहकती रहती है, इसके आसपास भी कोई ऐसी चीज फटक ही नहीं सकती जब तक हम खुद ना चाहें। एक क्लू है इसमें, एक एक्सेप्शन है इसका। यदि कोई माध्यम है तो उसकी अग्नि के बावजूद भी चीजें आएंगी, क्योंकि उसको डिजाइन किया है माँ आदि शक्ति ने। जैसे माँ आदि शक्ति स्वयं जब साक्षात रूप में मौजूद थी तो ढेर सारे लोगों की समस्याएं अपने शरीर पर धारण करती थी। तो माध्यम को भी उन्होंने इसी पैटर्न और इसी सेटअप से डेवलप किया है। तो उसके चारों तरफ कितनी ही अग्नि जलती रहे, लेकिन तब भी उसके पास प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि उसके शरीर में कष्ट आ सकता है। यकीनन वो उसका कष्ट नहीं है, क्योंकि एक एक आउटलेट डेवलप किया है साधक साधिकाओं के ईज आउट करने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स को। क्योंकि अगर वो कैपेबल नहीं है, अपने आप को अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, टिल देन, तब तक के लिए एक माध्यम ऐसी स्थिति के लिए है कि चलो आप गड़बड़ भी हो जाते हो, कोई बात नहीं, वो सारी चीजों से आप हिट नहीं होंगे, आपकी वो चीज पास ऑन होके कहीं और चली जाएगी। आदिशक्ति माँ ने माँ निर्मला के रूप में सदा यही किया, इसलिए उनके शरीर में कष्ट बहुत सारे रहे। आप सबने देखा होगा, जिन्होंने उन्हें देखा है उनको बहुत शारीरिक कष्ट करते थे। और उनका एक भी कष्ट उनका अपना नहीं था, क्योंकि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स उनकी कोई कभी खराब नहीं रही जहां तक मुझे ध्यान है। जो थे सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस थे, वो कुछ समय आते थे चले जाते थे। तो ये पैटर्न उस पे काम नहीं करेगा एक माध्यम पे, क्योंकि उसका तो डिजाइन ही ऐसे किया गया है। मीडियम हैज बीन क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज ऑल्सो। कई पर्पज है मीडियम के लिए, तो उसमें एक पर्पज ये भी है। मीडियम के जरिए आपकी जो जर्नी है उसका एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। मीडियम के जरिए आपकी प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा आराम मिलेगा। मीडियम के जरिए इवोल्यूशन प्रोसेस में आपको हेल्प होगी। मीडियम के जरिए वो अपनी कायनात के ढेर सारी जो निगेटिव एग्जिस्टेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। क्योंकि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ऐसा माध्यम जरूर चाहिए जो 0/0 पे रहता हो, यानी कि उसके माइंड नाम की चीज हो ही ना उसके पास। अगर माइंड एग्जिस्ट करेगा तो श्री माता जी उसको पूरा अच्छे से माध्यम नहीं बना पाएंगे जब तक माइंड रहेगा। जब माइंड फ्री हो जाओगे आप, तो आप माँ के माध्यम बनोगे 101%। तो ढेर सारे कार्य उनके जरिए चलेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें घटित होती रहती हैं। तो सरेंडर एक बहुत खूबसूरत घटनाक्रम है। अगर सरेंडर को हमने अपने जीवन में अपना लिया, किसी चीज की करने की जरूरत ही नहीं है, कोई टेक्निक आजमाने की जरूरत नहीं सहज योग की। ये सारी टेक्निक, दिस इज द टेक्निक ऑफ ऑल द टेक्निक्स ऑफ सहज योगा। अगर हम इसे टेक्निक ही भी मान लें तो सबका ये मदर है, मदर ऑफ ऑल टेक्निक्स, सरेंडर, छुट्टी। सरेंडर का एक सिंपल मतलब होता है अब माइंड नहीं चलेगा। सरेंडर का असली मतलब है माइंड फ्री स्टेट। अब जब वो देखती हैं साधक में कि यार ये माइंड फ्री हो गया, अब उनके सारे कार्य शुरू हो जाते हैं।
अब वो बहुत सारे कार्य ऐसे साधक साधिकाओं से लेती हैं जो माइंड फ्री स्टेट को अचीव कर चुके हैं, और उनके साथ ये इस कायनात में विचरण करने वाली सारी ऊंचे दर्जे की चेतनाएं उनके साथ भी रहती हैं। वो ऐसे ही लोगों का वेट कर रहे होते हैं कि भाई हम किसके पास जाके रहें, जो माइंड फ्री हो, क्योंकि वो सारे लोग आतुर हैं इस कायनात के लिए। श्री माता जी के ब्याह पर बहुत कुछ करने को वो आतुर बैठे हैं, पर उनको मानव नहीं मिलते माइंड फ्री स्टेट वाले। आपको इतना बड़ा बेनिफिट होने वाला है अगर आप माइंड फ्री रहने लगे हो ना, तो सारी ऊंचे दर्जे की चेतनाएं, साईनाथ की चेतना, नानक जी की चेतना, गुरु गोविंद सिंह जी की चेतना, यानी कि आपके आदि गुरुओं की चेतना भी आपके साथ रहने वाली है। और ये आदि गुरुओं को तो छोड़ो, शहीद भगत सिंह की चेतना, मंगल पांडे की चेतना, आजाद की चेतना, चंद्रशेखर, ये सब की चेतनाएं आपके साथ आसपास रहती हैं, क्योंकि आपके जरिए सब सक्रिय होती हैं। ये सारे प्रोटेक्टर हैं इस रचना के, इस सृष्टि के, जिनको मैं मेंटल लेवल पे जानता भी नहीं हूं, उनकी भी चेतनाएं रहती हैं। भाई पूरे वर्ल्ड में बहुत ऊंचे दर्जे की सोल्स हैं, चेतनाएं हैं। हम नहीं जानते सबको, हमने पढ़ा भी नहीं इनके बारे में, सुना भी नहीं है, लेकिन उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, वो सब रहते हैं। तो अब समझ में आया श्री माता जी का स्वप्न क्या रहा, कि श्री माता जी का स्वप्न रहा ऐसे मानव तैयार हों, जो माइंड शून्य वाले मानव तैयार हों, जिनके पास माइंड नाम की क्षमता डिसॉल्व हो चुकी हो, हार्ट में डिसॉल्व हो चुकी हो। तभी तो उन्होंने कहा था, अच्छा वैसे तो 1,000 चाहिए, 7 ही मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, 7 ही मिल जाए तो भी काम चला लूंगी। ये भी श्री माता की स्टेटमेंट है। और ये भी कहा था मुझे 1,000 ऐसे लोग चाहिए। वो जो उन्होंने कहा ना सहस्त्रार पे बैठे साधक, वो तो एक सरल सा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, पर इन 1,000 सहस्त्रार पे बैठे साधक साधिकाओं का एक सिंपल मतलब है माइंड फ्री साधक साधिका। इसको थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट किया है जो मुझे समझ में आया है। तभी तो वो कार्य ले पाएंगी, जिनके पास माइंड होगा उनसे कैसे कार्य ले सकती है वो। ये एक बहुत मजेदार बात है। श्री माता जी का माध्यम बनने के लिए कितना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। करना क्या है, बस माइंड को ही तो अपना न्यूट्रलाइज करना है आपने, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो कुछ ही दिन में आप रियलाइज करेंगे माइंड तो है ही नहीं, बस पहचान यही है, मैंने बता दी। कोई डरावनी से थॉट नहीं आएंगे, डराने वाले नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, तो आप समझ जाना माइंड फ्री हो गए हो आप, है ही कुछ नहीं इसमें अब। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और एक और रहस्य बताना चाहता हूं खोल के। जब आप माइंड फ्री स्टेट में रहने लगोगे ना, तो चलो ठीक है, शैतानों से थोड़ी निजात मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। अब मजा आएगा, आपके भीतर से ऊंचे ऊंचे दर्जे की चेतनाएं सक्रिय होने लगेंगी। आपको हैरानी होगी, अरे ये मेरे अंदर से क्या आ रहा है, इतनी अच्छी चीज मैं तो 7 जन्मों में सोची भी नहीं थी, ये कहां से आ रही है इतनी अच्छी चीज। फिर आप उन्हें शेयर करोगे, सब कहेंगे वाह क्या बढ़िया बात बता दी। क्योंकि वो सारे सदगुरु हमारे माध्यम से सक्रिय हो जाते हैं। 10 तो वो सदगुरु हैं, 11वें हो आप हो स्वयं के गुरु, वो है सदगुरु। स्वयं के गुरु का मतलब क्या है, ऐसे है जी अक्सर कहते हैं हम तो स्वयं के गुरु हैं, स्वयं के गुरु हैं, श्री माता जी ने कहा है। अगर हम इसको समझने, अगर शाब्दिक रूप से समझें, तो हम कहेंगे जो हमारी अपने अस्तित्व है उसके बारे में जानने वाला जो इंसान है वो स्वयं का गुरु है। एक सरल भाषा में तो ये माना जाएगा ना, जो उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, वो जो खुद है, उसके बारे में वो पूरी तरह अपने से परिचित है, तो स्वयं का गुरु वो है। ये भी ठीक है, पर असलियत में खेल इसके पीछे और भी बहुत बड़ा है, जो इससे भी बहुत बड़ा खेल है।
वो ये है, जो एक्चुअल में स्वयं का गुरु होगा ना, उसके जरिए वो बाकी के 10 गुरु भी आपके साथ कार्य कर रहे होंगे। इन सारे सदगुरुओं को, जो 10 के 10 सदगुरु हैं, जो इधर उधर विचरण करते रहते हैं, यही ढूंढते रहते हैं कौन सही मायने में स्वयं का गुरु हो गया, अब उसके पास हम पहुंच जाएं। यानी कि आपका स्वयं का ज्ञान जो है सो तो है, बाकी के 10 गुरुओं का ज्ञान भी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आने वाला है, आने जा रहा है, या आप उस उनके ज्ञान से भी ऑटोमेटिकली लोडेड हो जाओगे, बिना पढ़े बिना सुने। फिर जसलीन आपसे ये कहेगी, अरे ये वाली तुक तो उन्होंने कह रखी है। आप कहोगे अच्छा, क्योंकि आपके जरिए वो अपना ज्ञान आगे बिखेरने चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं उस काल में उनका ज्ञान समाप्त हो गया। नहीं, स्वयं के गुरुओं के माध्यम से अपना ज्ञान वो आज भी एक खिले हुए पुष्प की फ्रेग्रेंस की तरह फैला रहे हैं। खिला हुआ पुष्प कौन है? जो सही मायने में स्वयं का गुरु है, वही खिला हुआ पुष्प है। और वो जो फ्रेग्रेंस है, अब उसमें जो फ्रेग्रेंस होगी, अब 11 गुरुओं की फ्रेग्रेंस होगी, 10 की नहीं होगी खाली, उसकी खुद की भी होगी, 11 गुरुओं की फ्रेग्रेंस के साथ। जो 10 गुरुओं का जो ज्ञान है ना, उसके जरिए अप अपडेटेड अपडेटेड स्टेट में फ्लो होगा, आज के काल के मुताबिक। जिस काल में जिस लेवल का उन्होंने ज्ञान दिया, काल के मुताबिक वो था। लेकिन आज के काल के मुताबिक ज्ञान कुछ और चाहिए, और तरीके का चाहिए। तो ये जो स्वयं का गुरु बैठा है सही मायने में, उसके जरिए वो ज्ञान अपग्रेड और अपडेट होकर संसार में फैलेगा, एक नई फ्रेग्रेंस के फॉर्म में। एक पिक्यूलियर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस विल बी स्प्राउटेड थ्रू सच ए स्वयं का गुरु, जो यूनिक होगी। सब चीजों का मिला जुला मिश्रण होगा। 11 गुरुओं का ज्ञान एक साथ बह रहा है आज की तारीख में। अगर आप में से कोई लोग स्वयं के गुरु हो चुके हो, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है। क्योंकि जो स्वयं का 11वां गुरु है, उसका उसके ज्ञान का इनपुट उन 10 के 10 सदगुरुओं के ज्ञान में होगा ही होगा। एक नया, जिसे कहते हैं ना, नए कलेवर में एक नया क्लेवर मिलेगा, एक फ्लेवर नया मिलेगा ज्ञान का। और सोचो, अगर 100 सदगुरु हैं, 100 स्वयं के गुरु हैं जेन्यून, तो कितने वैरायटी ऑफ नॉलेज आपको चारों तरफ वातावरण में होगी। है ना इंटरेस्टिंग? और वो एक दूसरे को काटेगी नहीं, कॉम्प्लीमेंट करेगी। चार स्वयं के गुरु के भीतर से ज्ञान आ रहा है, ठीक है, तो एक दूसरे को क्रॉस एग्जामिन नहीं करने वाला, वो काटेगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट करता हुआ होगा। अगर किसी के मुख से आपको काटने वाली चीज मिल रही है, तो फिर वो सदगुरुओं वाला ज्ञान नहीं है। वहां
शैतानी उसमें घुस गई है चीज, क्योंकि काटता हमेशा माइंड है, हृदय नहीं काटता किसी चीज को, हृदय तो कॉम्प्लीमेंट करता है। और एक इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक जेन्यून मदर है, जेन्यून मदर मतलब ऐसी स्त्री जिसने बच्चे को जन्म भी दिया है और मातृत्व भी उसके पास है, उसे मैं जेन्यून मदर कहता हूं। बच्चा है, बच्चे को उसने बड़ा करना है धीरे धीरे करके। तो सारी माएँ, आप में से बहुत से लोग माएँ हैं ही, बनी ही है माँ। आपने गौर किया होगा, आप बच्चे को कहोगे बेटा ऐसा कर ले, खट काट देगा वो, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा। देखा है आपने, गौर किया? फिर माँ कहते हैं मेरी सुनता नहीं, क्योंकि बच्चा फिलहाल जो चारों तरफ देख रहा है उससे पोषित हो रहा है, उसके आधार पे डेटा जो उसके पास चला गया है, उसके कारण उसके आधार पे फट काट रहा है आपकी बातें को। ये मैं साल 2 साल के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बच्चे जैसे 8-9 साल के हो चुके बच्चे, 7-8 साल के, 9 साल के, 10वीं क्लास में है, 9वीं क्लास में है, 8th क्लास में, उनकी बात कर। वैसे तो बात एटमॉस्फेयर का फर्क, अगर प्रभाव ज्यादा होने पे कम उम्र के बच्चे भी ऐसा करने लगते हैं, तो फट काट देंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। क्योंकि क्योंकि उनके पास माइंड का वो आ रहा है। और एक जेन्यून बच्चा है, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो अंदर से थोड़ा सा जागरूक है, काटेगा ही नहीं आपकी बात, कभी भी नहीं काटने का। क्योंकि वो इसलिए नहीं काटने का, क्योंकि वो जान रहा है कि आप भी अंदर से जुड़कर बोल रहे हो, और वो भी अंदर से जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल नहीं काटेगा, इमीडिएटली आपकी बात समझ लेगा। और एक उल्टा सीन भी होता है कि बच्चा तो जागरूक है पर माता जागरूक नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, घर में जागृत बच्चे भी आ जाते हैं लेकिन माता जागृत नहीं है। तो माँ ने कुछ कहा, अब उसे पता है कि ये गड़बड़ चीज है मेरे, ठीक नहीं है, तो वो कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है। ऐसा भी होता है, लेकिन 99% चांसेस ये होते हैं बच्चे आपकी बात फट काट देंगे इमीडिएटली। फिर हम उसको एक लीपा पोती करते हैं, उसको कह के नहीं नहीं जनरेशन गैप है। वो जनरेशन गैप नहीं है असल में, वो गैप है माइंड और हार्ट का। क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो नहीं काटते बात, कुछ नहीं कहते, मान लेते हैं सीधे सीधे, क्योंकि मैच कर रही है चीजें हार्ट टू हार्ट। जनरेशन गैप एक हम बस एक संतुष्ट करने वाली एक टर्म है बस। जनरेशन गैप जैसी कोई चीज होती नहीं है एक्चुअली। अगर हम जनरेशन गैप को अगर हम रेक्टिफाई करें, मतलब अब समझने की कोशिश करें, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक बड़ा इंसान जो माइंड ओरिएंटेड है, एक दूसरा बच्चा जो माइंड ओरिएंटेड है, वहां पे हम जनरेशन गैप की इस्तेमाल कर सकते हैं कि दो माइंड ओरिएंटेड पर्सन, चूंकि इन्फो, मेंटल इन्फो पर ही वो जी रहे हैं, वो उस कंडीशन में हम एक जनरेशन गैप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जहां पे कंपैशन एंड लव मौजूद है, वहां पे हम जनरेशन गैप वाला शब्द यूज नहीं कर सकते, वर्ड्स उसके लिए इनवैलिड है ये, क्योंकि वहां जनरेशन गैप है ही नहीं। 30 साल का भी डिफरेंस होगा ना बच्चे में आप में, कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि बोथ आर हार्ट ओरिएंटेड, बोथ आर हार्ट ओरिएंटेड। और उनमें से अगर एक हार्ट ओरिएंटेड है, एक माइंड ओरिएंटेड, तो भी काम चल जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जनरेशन गैप शब्द हम केवल माइंड ओरिएंटेड पर्संस के लिए ही रखते हैं। एक पीढ़ी का अंतर, माइंड ओरिएंटेड लोगों के बीच में जो एक पीढ़ी का अंतर है, उसे हम जनरेशन गैप कह सकते हैं। क्योंकि जैसे
10 साल पहले वाला मोबाइल और 10 साल बाद वाला मोबाइल, हम कहते हैं ना 6th जनरेशन, 5th जनरेशन। लैपटॉप कौन सा है जी? 6th जनरेशन है, 7th जनरेशन है। सो इट इज ए टेक्निकल टर्म, इट इज कंसर्न विद द डेटा ऑफ द माइंड। जहां डेटा से संबंध है उसे हम जनरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां हार्ट से संबंध है वहां जनरेशन गैप जैसी कोई चीज है नहीं। इट्स ए मिथिकल स्टेटमेंट। जो जागृत बच्चे हैं और जागृत माँ बाप हैं, उनके बीच में जनरेशन गैप जैसी कोई चीज है ही नहीं। एक हार्ट से उठा और एक ने रिसीव कर लिया, खत्म हो गया। कहाँ गैप है? सर्किट पूरा हो गया। एक के भीतर से चीज उठी और दूसरे के हृदय में समा गई, सर्किट पूरा हो गया। यहाँ पे भी क्या कंपैटिबिलिटी बोलेंगे इस वर्ड, यहाँ पे इस सिचुएशन में? इसको हम बोलेंगे एक रिसीविंग एंड है, एक रिलेइंग एंड है। अब चूंकि हार्ट ओरिएंटेड जो होते हैं उनका कोई एज से कोई लेना देना नहीं होता, अवेयरनेस से लेना देना होता है। हार्ट ओरिएंटेड पर्सन बिलोंग टू अवेयरनेस लेवल। अब वो अवेयरनेस 5 साल के बच्चे में है, वही अवेयरनेस 40 साल की माता में है। हार्डली मैटर्स, कोई मैटर नहीं करता। जनरेशन का संबंध सीधा सीधा माइंड से है, डेटा से है, इन्फो से है। जैसे कंपोनेंट हैं ये सारे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, लैपटॉप, मोबाइल, ये गैजेट्स हैं, इनका जनरेशन से संबंधित है। ये जनरेशन, वो जनरेशन, वो जनरेशन। जहां अवेयरनेस की बात आती है, जहां हार्ट की बात आती है, वहां कोई जनरेशन गैप होता ही नहीं है। तो जिधर ऐसे हैं बच्चे और माताएं, मतलब कोई ऐसा ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन होता है, देखने लायक होता है कि कुछ भी ना तो खास कहना पड़ रहा है, ना उसे सुनना पड़ रहा है, ना उसे नाराजगी है, ना कोई झगड़ा है। तो जो माताएं ये परेशान है बच्चों से, बच्चे नहीं सुनते। तो वो अपने अंदर झांक के देखे कि माइंड कितना चलता है। माइंड चलाना बंद कर दो, बच्चे भी सुनना शुरू कर देंगे। क्योंकि बच्चे भी ओरिएंटेड हो गए, माइंड ओरिएंटेड, माता भी हो गई, तो भैया फाइट तो चलेगी। दो डेटा में झगड़ा चल रहा है। एक डेटा कह रहा है मैं एडवांस हूं, वो दूसरा कह रहा है मैं एडवांस हूं। लेकिन जहां एनलाइटनमेंट का संबंध है तो हार्ट से संबंधित है वो। जहां हार्ट ओरिएंटेड है वहां कोई लड़ाई नहीं है। वो तो एक कॉम्पेटिबिलिटी जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हार्ट टू हार्ट। कुछ कहना सुनना नहीं पड़ता। क्योंकि इसका एक्सपीरियंस है मुझे। जो लोग नजदीक से जानते हैं, 2-4 जने, उन्हें पता है ऐसा हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी, कुछ नहीं कहना पड़ता। तो यहां पर ऐसी माताएं परेशान है जो अपने बच्चों से, दे शुड लुक इनटू देयर सिस्टम कि कहीं मैं माइंड से ज्यादा तो चलने वाली नहीं हूं, माइंड मेरे को डोमिनेट तो नहीं कर रहा। क्योंकि माइंड डोमिनेट जब करता है तो जो आउटपुट होती है वो मेंटल होती है। तब वो आउटपुट जो होती है, रिले होती है, वो आज्ञा की रिले होती है। जब हार्ट डोमिनेट करता है तो जो रिले होती है वो हार्ट की होती है। तो हार्ट की रिले बड़ी सूदिंग होती है, और माइंड की रिले आज्ञा को हाइपर एक्टिव करती है, दूसरे के आज्ञा को हाइपर एक्टिव कर देती है यार। तो फिर वो उसमें कन्फ्रंट्रेशन शुरू हो जाती है। हालांकि एक दूसरा पहलू भी है। आपकी रिले हार्ट की है, सामने वाले की माइंड की है, तो बड़ी भयंकर इरिटेशन हो जाएगी।
वो सामने वाला झेल ही नहीं पाएगा आपकी हार्ट वाली रिले को, चिड़चिड़ाएगा, लड़ेगा, भाग जाएगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पर क्या होगा, या तो वो बदल जाएगा या भाग जाएगा, मतलब दोनों ही कंडीशन में आपकी जान छूट जाएगी, अटकने के नहीं। लेकिन अगर मेंटल वेव्स को माइंड ने ही कैच करा है तो यहाँ पे बना रहेगा, किच 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 लगातार चलती रहेगी। कई बार ऐसे लोग फंस जाते हैं ना, मैं कहता हूँ भाई मेरे से नहीं हो पा रही बात, अब नहीं हो पाती बात। मेंटल लेवल पे उसे कहाँ समझाने वाले हो आप किसी को, ऐसे को। थोड़ा बहुत हो गया, टेम्परेरी फंस गया माइंड में, तो उसे बाहर निकाल लोगे। लेकिन जो है ही माइंड ओरिएंटेड, तो उससे तो हाथ जोड़ लो भैया ना। ऐसे सहजियों को फिर मैं एड्रेस बता देता हूँ, उनके पास चले जाओ, वो कर देंगे आपकी समस्या का निवारण। बड़े सारे हैं हमारे यहाँ, हर तरीके की समस्याओं का इलाज हो जाता है। जो तत्वों को जागृत करके इलाज कर देंगे आपको, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। या जिन्हें कोई जुगाड़ चाहिए, जुगाड़ वाले भी बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे मिल जाते हैं। कोई जुगाड़ बता दो, सहयोगी कहेगा कोई जुगाड़ बता दो, हाँ है बहुत सारे जुगाड़ बताने वाले। यहाँ समस्या है, यहाँ कोई जुगाड़ नहीं मिलता। यहाँ वो मिलता है जैसे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवा जड़ पे काम करती है। यहाँ जल्दी से कुछ नहीं होने वाला, जड़ पे काम होगा तो आपका ऊपर का भी ठीक हो जाएगा सारा समस्या। तो जड़ की, जिसको जड़ की समस्या है वो बात कर सकते हैं, लेकिन घरेलू बातें कोई नहीं करेगा। जड़ से मतलब मेडिटेशन से ही बातें होनी चाहिए, मतलब की। और वैसे जो जागरूक होगा वो घरेलू बात वैसे भी नहीं करने का, उसे पता है इसकी जरूरत नहीं है। तो मेहरबानी करके मेरे पास कभी भी एसएमएस ना भेजें। जो सांसारिक समस्याओं से ग्रसित लोग हैं, मेरे पास ना एसएमएस करें। जो सहयोग में कोई उसका हल ढूंढ रहे हैं सांसारिक समस्याओं का, प्लीज डोंट कॉल मी, क्योंकि मेरे पास कोई इलाज नहीं है उसका। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं ऐसे लोग, ऐसी चीजों के जो ठीक कर देते हैं, वहां आप जा सकते हैं। हमारे पास तो केवल एक ही चीज का व्यवस्था है। अगर आपकी अपनी चेतना को उत्क्रांतित करना चाहते हैं, इवॉल्व करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपका सदा स्वागत है। जुगाड़ जिसको चाहिए, जुगाड़ वालों के लिए नहीं है। ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, यहाँ तो आता ही नहीं, पता ही नहीं कैसे ठीक होगा, भगवान ही जाने, श्री माता ही जाने। तो कुल मिला के क्या है कि माइंड को सबसाइड करते चले जाओगे आप जब, तो आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। या हम ऐसे कहें कि आपके संपर्क में फिर वही लोग होंगे जो हार्ट ओरिएंटेड होंगे। यूजलेस क्राउड आपके जीवन से हट जाएगी। पर आपको इतना जागरूक होना चाहिए कि जो लोग हट रहे हो, आप चिपके हुए ना हो उनसे, कभी आपको फिर मलाल होने लगे, हाय ये भी हट गया, एक बचा था ये भी भाग गया। भाग जाते हैं लोग जागृति होने के बाद में, फिर आप अकेले ही चल रहे होते हो। वॉक भी आप अकेले करोगे, आप कहीं जाओगे घूमने तब भी अकेले ही जाओगे। बहुत रेयर चांसेस है कोई आपकी हार्ट जैसे वाला कोई कॉम्पेटेबल मिल जाए, क्योंकि चलेगा ही नहीं, नहीं चलेगा, बिल्कुल चल ही नहीं सकता। तो आप सोचोगे 2 दिन का समय मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला है, किसी माइंड वाले से माथापच्ची कौन करेगा, इतना टाइम खराब कौन करेगा, पैसे भी खर्च करो, फिर माथापच्ची भी करो, तो कहोगे ना ना भाई, एकला चलो रे। या फिर आपके हार्ट से कनेक्टेड कोई है तो चल जाएगा। थोड़ा बहुत माइंड का इन्फ्लुएंस आता है, वो हटता रहेगा, आता रहेगा, हटता रहेगा, लेकिन चल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी कहीं ना कहीं हार्ट का सिस्टम थोड़ा खुला हुआ होता है। जड़ताओं के कारण माइंड कई बार इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, लेकिन हार्ट अच्छा है, चूंकि हार्ट चूंकि अच्छा है,
तो एक समय आएगा जब माइंड पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो ही जाएगा। 99.9% सहजी, ओपनली बोल रहा हूं, दे आर द सफरर, सीवियर सफरर ऑफ माइंड। माइंड से ही पीड़ित हैं और इलाज किसी और चीज का कर रहे हैं, तो होगा कैसे ठीक? अब किसी को लीवर में प्रॉब्लम है और वो हार्ट की दवाई खाने लगे तो कैसे ठीक होगा, बता सकते हो आप मेरे को कोई? क्यों सुमेधा बहन, हो जाएगा क्या वो हार्ट वाली दवाई से लीवर ठीक, या नहीं लीवर का भैया। और बेड़ा गर्क हो जाएगा? मुझे पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। तो ऐसे ही ढेर सारे सहजी माइंड ओरिएंटेड हैं। 30-30 साल हो गए, 40-40 साल हो गए, 25 साल हो गए, और इलाज किस चीज का कर रहे हैं? इलाज किस चीज का कर रहे हैं? मटका रख लो। हैं? कैसे होगा भाई? मटके से माइंड का इलाज नहीं हो सकता। और कैंडलिंग करने से भी माइंड का इलाज नहीं होगा। कैंडलिंग करने से आप डिप्रेशन में हो, थोड़ा सा राहत मिल जाएगी 10-20 मिनट को, आधा घंटे को, लेकिन माइंड का इलाज कैंडलिंग से नहीं होगा। शू बीटिंग करने से भी माइंड का इलाज नहीं होगा। आप अगर ये लिखकर शू बीटिंग कर रहे हो कि, अगर आपको ये कन्फर्म है कि आपका आज्ञा पकड़ा हुआ है, कन्फर्म है, एक्नॉलेज करते हो, तो आप लिखकर कि मेरे आज्ञा पे जो बाधा है वो ठीक कर दो, तो ठीक है, पर माइंड फिर भी ठीक नहीं होगा। फूड सोकिंग करोगे आप, राहत मिल जाएगी, थोड़ी देर के लिए शांति का अनुभव करोगे, लेकिन जैसे ही आपके पैर बाहर निकलेंगे ना पानी से, थोड़ी देर बाद फिर आपका माइंड आपको परेशान करेगा, माइंड तब भी ठीक नहीं होगा। खूब सारे मंत्र ले लो, 10-20 मिनट, आधा घंटा तक आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड मंत्रों में एंगेज हो गया। जब तक एंगेज है तब तक राहत है, जैसे ही वो एंगेजमेंट हटा, फिर माइंड का अटैक आपके ऊपर हो गया, माइंड तब भी ठीक नहीं होगा। यानी कि कुछ भी कर लो, कोई सी टेक्निक आजमा लो, माइंड आपका ठीक नहीं हो सकता, या माइंड डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो प्रश्न उठेगा भाई माइंड कैसे डिसॉल्व करें? बड़ा आसान चीज है। माइंड को हृदय में रखने का अभ्यास बनाओ, कनेक्टेड स्टेट में, सहस्त्रार हार्ट पे जब ऊर्जा महसूस हो रही हो, तो अपने मन को हृदय में रखने का अभ्यास बनाओ, बार 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 बार। जितनी बार मन आपके हृदय में जाएगा, उसका थोड़ा सा हिस्सा टूट कर हृदय में घुल जाएगा। हर बार इतना सा हिस्सा टूटकर हृदय में घुल जाएगा। टूटते 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 एक दिन ऐसा लगेगा वो सारा ही घुल जाएगा, फिर नहीं बचेगा कुछ भी। और उस दिन आपके चेहरे पे वो राहत होगी, वो सुकून होगा। आपको लगेगा शायद कई जन्मों बाद मेरे जीवन में सुकून आया है। कई जन्मों बाद आप सुकून महसूस करेंगे। तो वही कहता, क्या यार माइंड में 10 मिनट 5 मिनट भी नहीं रह पाता, 2 मिनट नहीं रह पाता, कोई बात नहीं। आधा मिनट भी मन हृदय में रह गया तो भी लाभ है, क्योंकि मन का कुछ हिस्सा टूट जरूर रहा है। आपने कभी बिस्कुट चाय में डुबोकर खाया है? रस्क या बिस्कुट, रस तो नहीं, बिस्कुट खास तौर से पार्ले जी के या ब्रिटानिया के बिस्कुट चाय में डुबोकर खाए हैं? जो खाते थे उन्हें पता होता था भाई थोड़ा सा हिस्सा गिर जाता उसमें चाय में। हर बार डुबो के जब मुंह पे आता था तो इतना सा कोना उसमें झड़ जाता था।
तो समझ लो ऐसा ही माइंड का हाल होता है। जैसे ये हृदय में डूबता है, इसका जरा सा कोना टूटकर उसमें रह जाता है। और एक बात और रहस्य खोल दूं मैं, कि जितना हिस्सा गिरा है ना माइंड का, उसमें डिसॉल्व हुआ है, उतने हिस्से की जो कंडीशनिंग थी ना उसके अंदर मौजूद, वो भी खत्म हो गई। खाली पीली माइंड ही नहीं खत्म हो रहा है, उसके साथ कंडीशनिंग भी जा रही है, धीरे 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 करके गायब। आपको हैरानी होगी, यार मैं इतनी कंडीशन थी पहले, अब इतनी कंडीशनिंग तो नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कुछ टूट के उसमें रह गया ना हार्ट में। और हार्ट में जो जल है, ओहो, वो तो सब खत्म कर देता है। जैसे सागर है ना, सागर, सागर में कितना ही कचरा डाल लो, वो सारी चीजों को डिसॉल्व कर देता है सागर। हाँ, पीरियड अलग अलग लगेगा, डाला क्या है इस पे डिपेंड करता है कितने दिन में घुलेगा वो। प्लास्टिक को छोड़कर जितने भी खनिज से संबंधित चीजें हैं ना, जो भी खनिज से संबंधित आई हैं, जमीन से पैदा हुई हैं, सब डिसॉल्व हो जाती है उसमें। इंटरेस्टिंग बात है। प्लास्टिक को क्यों गड़बड़ है? क्योंकि ये जमीन से पैदा नहीं हुआ प्लास्टिक, ये ह्यूमन ने अपनी मूर्खताओं से पैदा किया है प्लास्टिक को। लेकिन जो भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो सागर में घुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और पता है क्या बनता है फिर उसका? फॉसिल्स फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये बनता है उससे। सागर ही बनाता है सारी दुनिया के कचरे को। अब जैसे हमारे वैज्ञानिक चिल्लाते रहेंगे, अरे इतना खत्म हो जाएगा डीजल पेट्रोल, कभी नहीं खत्म होगा। जितने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उतना ज्यादा कचरा समुद्र में जा रहा है। तो सोचो कैसे खत्म हो जाएगा, मिलता ही रहेगा कभी ना कभी। 100, 50, 200 साल बाद उसका तेल ही बनना है। सब धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में जाकर, अब कितने साल से वो जो बना वो उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, 1000, 2000 साल तक मिलेगा, 1000, 2000 साल में फिर तैयार हो जाएगा इस कूड़े का फॉसिल फ्यूल। समझ लो, ऐसा ही समझ लो। अब कोई साइंस वाला हो भैया, झगड़ा मत करना मेरे से, मुझे इतना ही पता है। तभी तुम सोचो ये गर्ल मिस गाइड कर रहा हूँ, भैया मैं साइंस पढ़ा हुआ नहीं हूँ, पर मेरी अंतर चेतना इस बात को बताना चाह रही है। कभी टेक्निकल टर्म्स पे जो है डिबेट करना शुरू कर दो, बड़ी जल्दी डिबेट करने को आतुर हो जाते हैं, कमेंट बॉक्स में आके डिबेट करना शुरू कर देते हैं। भैया मेरे कमेंट बॉक्स पे डिबेट करने से अच्छा है अपने अपनी टाइमलाइन पे जाके अपना पोस्ट डालो और वहां लोगों के व्यूज लो, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो अनपढ़ हूं, मैं क्या बता पाऊंगा आपको साइंस वालों को, पर मेरी चेतना कह रही है ऐसा। एनीवे, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को बड़ा गुरूर होता है, हमने बहुत पढ़ा है। मैं कहूंगा भैया जिसकी किताबें पढ़ रहे हो, उसने पढ़ाई की थी क्या जब उसने सिद्धांत निकाले थे? पढ़ाई की थी? किसी साइंटिस्ट ने पढ़ाई की थी? पुराने दर्जे के जो है, आर्यभट्ट जो थे, मैथमेटिक्स जहां से पैदा हुआ, उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा था क्या? जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं पुराने जमाने के, न्यूटन हुए, एडिसन हुए, या आपके आइंस्टीन हुए, इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई की थी क्या? कुछ ज्यादा साइंस पढ़ी थी क्या इन्होंने? कहीं से तो आया ना ये। जिन्होंने मेडिकल साइंस जनरेट की पहली बार, जिन्होंने शल्य चिकित्सा, पहले हम इसे बोलते थे शल्य चिकित्सा, या इलाज की पद्धतियां, जो धन्वंतरी हुए हैं, धन्वंतरी वैद्य हुए हैं, जिन्होंने जड़ी बूटियां खोजी। किसने बताया उन्हें कि ये जड़ी बूटियां काम आएंगी इंसान के? हु टोल्ड हिम? किसने बताया? ऋषि चरक ने इतने सारे सिद्धांत कहां से निकाले? उन्होंने किताबें पढ़ी थी क्या? चलो वाघभट जी तो हम कहेंगे उन्होंने ऋषि चरक की बहुत सारी चीजें पढ़कर अपने भी कुछ उसमें इंटरप्रिटेट किया, अनुभवों को डाला। पर ऋषि चरक को कहां से आए? और आज की आज आज जो सर्जरी वगैरह होती है,
ये इसको शल्य चिकित्सा कहा गया। आज की थोड़ी है ये, कई हजार साल पहले की है ये। शल्य चिकित्सा उस जमाने में भी होती थी, 2,500-3,000 साल पहले भी होती थी। स्टिचिंग करने के लिए चींटों का इस्तेमाल किया जाता था, मोटे मोटे चींटे पाले जाते थे। जहां कट लगता था उस जगह पे पकड़ के कटवाया और चींटे का पेट काट दिया। उसके जबड़े, उसके दांत उसमें घुसे रह गए, खाल में यूं चिपके रह गए ऐसे, उसका पेट काट देते थे। चींटों का इस्तेमाल स्टिचिंग के लिए किया जाता था। और मैंने तो एक बहुत पहले एक ऐसी किताब पढ़ी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था उसमें। हालांकि वो मेरे शायद बचपन का टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। शायद 9th-10th में रहा हूँगा मैं, 8th या 9th-10th में। मुझे ऐसी गूढ़ किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। शौक था पर समझ में कुछ नहीं आती थी, पूरी तरीके से कुछ नहीं समझ में आता था। तो एक मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें कहा कि हमारे यहाँ ऊंचे, इतने ऊंचे दर्जे के लोग हुए हैं जो सूक्ष्म शरीर पर शल्य चिकित्सा करते थे। मतलब सूक्ष्म शरीर की सर्जरी करते थे, स्थूल शरीर ठीक हो जाता था। तो उसमें फोटो दिखा रखा था कि मानव शरीर के ऊपर, सुमेधा बहन, स्थूल बॉडी जो है, बायोलॉजिकल यूनिट, उन्होंने कहा इसके 3-4 इंच ऊपर इसका सूक्ष्म शरीर होता है। वहां पे ट्रीटमेंट करते थे काट पीट करके। मैंने फोटो देखी है। मतलब बड़ी एडवांस थी मेडिकल साइंस उस जमाने में। अब समझ में आया वो शल्य चिकित्सा कैसे होती थी। श्री माता जी के चरणों में आने के बाद समझ में आया कि सूक्ष्म शरीर पे कैसे शल्य चिकित्सा करते होंगे। पहले नहीं समझ में आया कि कैसे कर लेते होंगे, लेकिन उस जमाने में इसका ज्ञान था पहले भी। स्थूल शरीर ठीक हो गया, सूक्ष्म शरीर को रिपेयर किया इन्होंने। तो क्योंकि जो जागृत लोग होंगे वही कर पाते होंगे ना। डेफिनेटली, ये तो निश्चित है, क्योंकि स्थूल शरीर जो है सूक्ष्म शरीर का ही तो परिणाम है। इट इज द कंसिडरेशन ऑफ सटल बॉडी। और स्थूल की बीमारियां तो सूक्ष्म से ही आती है ना। एग्जैक्टली। तो वो सारे जो ज्ञान है वो खाली पुस्तकों से नहीं मिलता। ज्ञान का स्रोत हमारे पास भगवान ने लगा के भेजा हुआ है, वो है हृदय। और हृदय में एक माइक्रो नैनो चिप लगा हुआ है। हृदय में नैनो चिप, जिसे हम कहते हैं स्पिरिट, आत्मा। ये सारा ज्ञान ना उसके अंदर स्टोर है नैनो चिप में, पूरी कायनात का ज्ञान। अब कोई कहे भाई हमें सबका ज्ञान क्यों नहीं मिलता, हमें बस इतना सा ज्ञान मिलके क्यों रह जाता है? क्योंकि उस ज्ञान पे फोकस ही कहाँ होता है कि वो हमें मिले। बताओ कितने लोग ऐसा अंदर चिंतन करते हैं, मुझे पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए। बताओ कौन करता है ये चिंतन? वो तो इतना सा, इतने से हिस्से का करेंगे, बस इतना सा पता लग जाए तो कमाल की बात ही होती है, इतना सा भी पता लग जाता है। अगर इस पूरी आकाश गंगाओं का ज्ञान भी जानना है तो फोकस करो अपनी स्पिरिट पे कि हमें आकाश गंगाओं का ज्ञान दो। जितने ये जो होती है एस्ट्रोनॉमी जो है, ये किसने निकाली पहली बार? पहली बार किसी ने किताब पढ़ी थी क्या एस्ट्रोनॉमी की? नहीं पढ़ी ना। किसने इनिशिएटिव लिया? कहाँ से आया उसके पास ज्ञान कि मुझे एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है या एस्ट्रोनॉमी को जानना है? किसी का तो फोकस गया होगा ना। अरे इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये कोई कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। अभी तो हम क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं। दूसरों के इंट्रोड्यूस किए हुए शब्दों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले किसी ने अपने अंदर ढूंढे। ध्यान दीजिएगा, पहले किसी ने अपने अंदर शब्द ढूंढे और हमें शब्द दे दिए, और हम उन्हें पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो गए। और हमने कहा भाई हमें तो नॉलेज है इस बात की, ये वो। अब समझ में आया जसलीन, मैं नए नए वर्ड्स कहाँ से देता हूँ अंग्रेजी के। हमें अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं, हमें अमेरिकन इंग्लिश वालों से भी कोई लेना देना नहीं। हमारे तो अपनी सुविधा के लिए हम अपनी इंग्लिश बना लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है? दिस इज नॉट देयर प्रॉब्लम।
हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इंग्लिश के नए शब्द इजाद कर लिए, क्या दिक्कत है इसमें? तो ऐसे ही किसी ने साइंस के शब्द इजाद किए होंगे, उस जमाने के लोगों को बड़ा अजीब लगा होगा, ये क्या है भाई। किसी ने टेक्निकल, या आपका क्या कहना चाहिए, एक ऐसा वर्ड इजाद करके दे दिया साइंस का या मेडिकल साइंस का, तो उस काल के लोगों ने कहा होगा ये कैसा शब्द है भाई, उन्हें भी अजीब लगा होगा ना। पर किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक शब्द दे दिया हमने, तो धीरे धीरे करके वो चलन में आ गया, धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया डिक्शनरी ने। ऐसे ही होता है। दिस इज हाउ नॉलेज कम्स अप ऑन द सरफेस ऑफ माइंड, और फिर वो बुक्स के अंदर चली जाती है। ऐसे ही जो है इतनी आसमानी किताबें लिखी गई हैं, ऐसी ऊंचे दर्जे की किताबें लिखी गई हैं, भीतर से प्रस्फुटन हुआ है, फिर वो वर्णित हो गया, उसमें धीरे धीरे किसी ने उसको लिख दिया। तो ये चीज हम कब डेवलप कर पाते हैं? फिर वहीं आऊंगा, माइंड फ्री स्टेट में होंगे। अगर आपका माइंड सक्रिय है तो आपके अंदर से नया वर्ड इजाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुराने शब्द का इन्फ्लुएंस इतना है कि नई चीज आपके अंदर आएगी ही नहीं। जैसे मैंने आप एक चीज हाँ अ, मैं हाँ एक चीज और करा यहाँ पे। हाँ जैसे अब मैंने एक्सटेंसिव आवर्स ऑफ वर्क किया, और अब मैंने फ्रीलांसिंग में जब से स्विच किया, हम्म, तो जो मेरी क्रिएटिविटी का एज है वो एनहांस हुआ है। डेफिनेटली। जॉब में जो नीड थी कि आप क्रिएटिव हो, इनोवेशन लाओ, पर हम इतना प्री ऑक्यूपाइड रहते थे कि वो तो होता ही नहीं था। और अब मैं मतलब ज्यादा टाइम में फ्री रहती हूँ, पर अगर मैं 1 घंटा भी वर्क करती हूँ तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड होता है, मतलब मेरा प्रोडक्टिविटी बहुत एनहांस हो गई। तो मतलब आपका जो पेशेंस है बच्चों के साथ, हर चीज एकदम आप फ्री हो गए, और क्रिएटिविटी आपकी खाली रहने से ही आती है, ये मेरे को मतलब सरफेस में खुद से ही आ जाती है, ये मैंने फील किया। जो आप कह रहे थे उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये मुझे ऐड करना था। अब ये खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आगे कोई ऐसी टॉपिक बढ़ा नहीं रहा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है एम्प्टीनेस की। अगर आप